इतिहास सिर्फ तारीखों का बोझ नहीं होता। इतिहास होता है इंसानों की महत्वाकांक्षा, सत्ता की भूख और समय से लड़ते हुए विचार। भारत की धरती ने कई साम्राज्यों को जन्म दिया और कई को मिटते हुए देखा, लेकिन कुछ दौर ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। 1206 से 1526 तक करीब 320 साल। ये है कहानी दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसे शासन की जिसने तलवार से सत्ता पाई और व्यवस्था से इतिहास रचा। दिल्ली सल्तनत, सत्ता, संघर्ष और विरासत। तो आज बात हो रही है दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसा दौर जो 1206 से 1526 तक फैला रहा, करीब 320 साल। इतिहास का वो अध्याय जिसने सिर्फ राजाओं को नहीं बदला, बल्कि भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति की दिशा ही बदल दी। इन 320 सालों में दिल्ली की गद्दी पर 5 अलग-अलग राजवंश आए: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और अंत में लोदी। ये कहानी सिर्फ किसी बाहरी सत्ता की नहीं है, ये कहानी है एक केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था के जन्म की, भारतीय और इस्लामी परंपराओं के मेल की और समाज में बदलती हुई ताकतों की। शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम और सबसे काबिल सेनापति। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारत में तुर्की सत्ता की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। वो दानी था, इतना कि लोग उसे लाख बख्श कहने लगे। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की शुरुआत, ये सब उसी के समय हुआ। लेकिन 5110 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी अचानक मृत्यु हो गई। सल्तनत की नींव तो पड़ गई थी, पर उसे मजबूती अभी मिलनी बाकी थी। ये काम किया इल्तुतमिश ने। 1211 से 1236 तक शासन करने वाला इल्तुतमिश कई इतिहासकारों के लिए दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक है। उसने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि संस्थाएं बनाई। उसने शुरू की इक्ता प्रणाली, जिसमें अधिकारियों और सैनिकों को नकद वेतन की जगह राजस्व वाली जमीन दी जाती थी। इन इक्तादारों को अपने क्षेत्र से टैक्स वसूल करना होता, सेना रखनी होती और जरूरत पड़ने पर सुल्तान की मदद करनी होती। यहीं से एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन तैयार होने लगा। इल्तुतमिश ने 40 तुर्की अमीरों का गुट बनाया, तुर्कान चहलगानी या चालीसा। मकसद था सुल्तान को समर्थन देना। लेकिन इतिहास का खेल देखिए, इल्तुतमिश की मौत के बाद यही चालीसा सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या बन गई। फिर आया एक ऐतिहासिक मोड़। 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक। लेकिन सत्ता के गलियारों में महिलाओं के लिए रास्ता आसान नहीं था। तुर्की अमीरों का विरोध, दरबारी साजिशें और पितृसत्तात्मक सोच। 1240 में रजिया की हत्या कर दी गई। इतिहास ने एक संकेत दे दिया था, ये सत्ता कमजोर नहीं सह सकती। यही शक्ति लेकर आए गयासुद्दीन बलबन। 1266 से 1287 तक। खुद कभी गुलाम रहा बलबन जानता था कि सत्ता कैसे छीनी जाती है और कैसे बचाई जाती है। उसने सुल्तान की इज्जत लौटाने के लिए ईरानी दरबारी रस्में शुरू की, सिजदा, पैबोस। खुद को कहा जिल्ले इलाही, यानी ईश्वर की परछाई। उसकी नीति थी लॉ और रक्त। सबसे बड़ा कदम चालीसा का पूरी तरह अंत। उसने सेना को व्यवस्थित करने के लिए दीवाने अरिज बनाया। सल्तनत अब डर और अनुशासन पर टिकी थी। 1290 में सत्ता बदली, आया खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी के बाद जिस नाम से इतिहास कांपता है, अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक उसका सपना था एक विशाल साम्राज्य और डर था मंगोल आक्रमणों का। इसके लिए चाहिए थी एक बहुत बड़ी स्थायी सेना। अलाउद्दीन ने सल्तनत की अब तक की सबसे बड़ी सेना खड़ी की। घोड़ों पर दाग लगाए गए, दाग प्रथा। सैनिकों का पूरा विवरण रखा गया, हुलिया प्रथा। सेना को नगद वेतन दिया जाने लगा। लेकिन सवाल था इतनी बड़ी सेना का खर्च आएगा कहां से? यहीं आई उसकी सबसे चर्चित नीति, बाजार नियंत्रण प्रणाली। अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, सबके दाम तय कर दिए गए। अलग अलग बाजार बने। निगरानी के लिए अधिकारी और जासूस लगाए गए। ये नीति आम जनता से ज्यादा सेना को संभालने के लिए थी। राजस्व के लिए भूमि की पैमाइश करवाई गई। मसाहत प्रणाली, उपज का 50% लगान सल्तनत के इतिहास में सबसे ज्यादा। नई कर व्यवस्थाएं, घड़ी और चरी, सारी नीतियां एक ही रणनीति का हिस्सा थीं। सेना, बाजार और खजाना। अलाउद्दीन के बाद आया तुगलक वंश और उसके साथ इतिहास का सबसे विरोधाभासी शासक मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 तक।
बेहद पढ़ा लिखा, तेज दिमाग, लेकिन योजनाओं का भयानक अंजाम। अकाल के समय दोआब में टैक्स बढ़ाया, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, सोने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए। हर योजना में सोच आगे थी, लेकिन अमल बेहद खराब। अराजकता फैल गई। उसके बाद सत्ता में आया फिरोज शाह तुगलक, 351 से 388 तक। उसने जोखिम नहीं लिए, बल्कि राहत दी। नहरें बनवाई, खेती सुधारी, नए शहर बसाए। गरीबों के लिए दीवाने खैरात, बूढ़ों के लिए पेंशन, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद। लेकिन धार्मिक नीति सख्त थी। जजिया फिर से लगाया गया और दास प्रथा अपने चरम पर पहुंच गई। 1398 एक तूफान आया, तैमूर का आक्रमण। दिल्ली लूटी गई, कत्लेआम हुआ। तुगलक सत्ता लगभग खत्म हो गई। इसके बाद आया सैयद वंश, कमजोर, नाम मात्र का शासन। फिर 1451 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे लोदी, पहले अफगान शासक। सिकंदर लोदी ने प्रशासन सुधारा और 1504 में आगरा शहर बसाया। लेकिन धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी और अंत में आया इब्राहिम लोदी, कठोर, अलोकप्रिय, अपने ही सरदारों से घिरा हुआ। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन तकनीक नई थी। तुलुगमा युद्ध नीति और तोपों का इस्तेमाल। लोधी सेना टूट गई, इब्राहिम लोदी मारा गया और यहीं 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये एक विरासत थी। केंद्रीय शासन, नई प्रशासनिक व्यवस्था, फारसी संस्कृति, स्थापत्य और बदलता हुआ समाज। दिल्ली सल्तनत गुजर गई, लेकिन उसकी छाया आज भी भारत के इतिहास पर मौजूद है। दिल्ली सल्तनत का अंत एक युद्ध के मैदान में हुआ, लेकिन उसका प्रभाव किसी एक लड़ाई तक सीमित नहीं था। इसने भारत को दिया एक केंद्रीकृत शासन, नई प्रशासनिक सोच और एक ऐसी सांस्कृतिक धारा जिसने आने वाले युगों को गढ़ा। मुगल साम्राज्य आया, नई ताकतें उभरी, लेकिन दिल्ली सल्तनत इतिहास से कभी गई नहीं, क्योंकि जब भी सत्ता व्यवस्था बनती है, जब भी तलवार कानून में बदलती है, तब दिल्ली सल्तनत फिर से जिंदा हो जाती है।